like, share, subscribe, comment and press the bell icon button. हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन लॉ फाइटर्स। आई एम शर्नी चौहान और मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज के पार्ट 2 के साथ। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही आप अपने कमेंट्स भी हमें देते रहिए। इसके अलावा जो भी मैं क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी उसका आंसर सबसे पहले आपको खुद से कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करनी चाहिए, देन आई विल आंसर। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड, इससे पहले कि हम इस सीरीज को शुरू करें, आइए देख लेते हैं कि लास्ट सीरीज में मैंने आपसे जो लास्ट में क्वेश्चन किया था उसका आंसर क्या था। तो हमारा क्वेश्चन था कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। आपके पास 4 ऑप्शन थे, 42 संविधान संशोधन की धारा 2 के द्वारा, 42 संविधान संशोधन की धारा 3 के द्वारा, 42 संविधान संशोधन की धारा 4 के द्वारा और 42 संविधान संशोधन की धारा 5 के द्वारा। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो हमारा आंसर है 42 संविधान संशोधन की धारा 2 के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 में हुआ था। इस संशोधन अधिनियम में कुल 59 धाराएं थीं। इस अधिनियम की धारा 2 द्वारा संविधान की उद्देशिका में संशोधन कर इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए। तो आइए अब आज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एसआर बोम्बई बनाम भारत संघ के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार भारत का संविधान है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, संघात्मक, अर्ध संघात्मक, सहकारी संघ, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर है संघात्मक। मीन्स एसआर बोम्बई बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया था कि भारतीय संविधान एक परिसंघीय संविधान है और परिसंघवाद संविधान का आधारभूत ढांचा है। भारतीय संविधान का ढांचा स्वरूप से संघात्मक एवं आत्मा से एकात्मक है, जो भारतीय समाज की प्रवृत्तियों को देखते हुए व्यवहारिक दृष्टि से सही भी है, क्योंकि इस संघात्मक ढांचे से कहीं अधिक देश की एकता एवं सुरक्षा महत्वपूर्ण होती है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान सर्वप्रथम एवं प्रथम रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है। यह कथन किस रहा है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, जेनिंग्स का, गैल्वन ऑस्टिन का, जवाहरलाल नेहरू का और एच.एम. सिरवई का। तो जल्दी से इसका आंसर करें। तो आपका आंसर है ग्लेनविल ऑस्टिन का। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि भारतीय संविधान एक केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है? तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, केसी हियर ने, सर आइवर जेनिंग्स ने, एवी डाइसी ने एंड ऑस्टिन ने। तो लेट्स आंसर। तो आपका आंसर है सर आइवर जेनिंग्स ने। इसके अलावा केसी हियर ने भारतीय संविधान को क्वासी फेडरल यानी कि अर्ध संघीय संविधान कहा है। ऑस्टिन ने सहकारी परिसंघीय संविधान की संज्ञा दी है इसको, और जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज, निम्नलिखित में से किस लक्षण को हमने इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण किया है? तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, संसद के 2 सदन, संसदीय सरकार, उच्चतम न्यायालय, संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार। तो जल्दी से इसका आंसर करें। तो आपका आंसर है उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान में सम्मिलित उच्चतम न्यायालय प्रावधान को इंग्लैंड यानी कि यूके के संविधान से ग्रहण नहीं किया गया है। यह टर्म जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। संसद के 2 सदन, संसदीय सरकार तथा संसद सदस्यों के विशेषाधिकार संबंधी जो प्रावधान हैं वो यूके यानी कि ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज, भारतीय संविधान की प्रणाली क्या है? तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, संसदीय प्रणाली, आदेशात्मक प्रणाली, राजतंत्रीय प्रणाली एंड इनमें से कोई भी नहीं। तो लेट्स आंसर। तो आपका आंसर है संसदीय प्रणाली, क्योंकि ये जो प्रणाली है वो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली पर आधारित है, क्योंकि संविधान निर्माण के पूर्व से
दशकों से ही भारत में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली प्रवर्तन में रही है, इसीलिए इसे ही अपनाया जाना अधिक बेटर समझा गया है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज, निम्नलिखित में से किस लेखक ने भारतीय संविधान को अर्ध परिसंघात्मक संविधान कहा है? तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। प्रोफेसर केसी हेयर ने, सर आइवर जेनिंग्स ने, प्रोफेसर ECS वेड ने, इनमें से किसी ने नहीं। सो लेट्स आंसर। तो आपका आंसर है प्रोफेसर केसी हेयर ने। तो संघवादी शासन व्यवस्था के प्रमुख विद्वान तथा संविधानविद केसी हेयर का मत है कि भारतीय संविधान ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है जो लगभग परिसंघीय कल्प या अर्ध संघीय यानी कि क्वासी फेडरल प्रकृति की है। सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के मूल संविधान में अनुच्छेदों व अनुसूचियों की संख्या क्या थी? तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां, 394 अनुच्छेद व 9 अनुसूचियां, 396 अनुच्छेद व 10 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद व 7 अनुसूचियां। तो लेट्स आंसर। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शांतिमय सामाजिक क्रांति के प्रति संविधान के निर्माताओं की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। प्रस्तावना, मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3, नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित भाग 4 और इनमें से कोई नहीं। तो लेट्स आंसर। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त तीनों। भारतीय संविधान के तीनों भाग प्रस्तावना, मूल अधिकार से संबंधित भाग 3 एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित भाग 4 शांतिमय सामाजिक क्रांति के प्रति संविधान के निर्माताओं की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 इज, संविधान में प्रबल केंद्रीय संघ की विचारधारा का उपबंध लिया गया है। 4 ऑप्शन हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से एंड कनाडा से। सो लेट्स आंसर। तो आपका आंसर है कनाडा से। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 इज, संसदीय शासन प्रणाली आधारित होती है। 4 ऑप्शन हैं। शक्ति के अविभाज्यीकरण पर, शक्ति के पृथक्करण सिद्धांतों पर, न्यायिक स्वतंत्रता पर और इनमें से कोई नहीं। सो लेट्स आंसर। तो आपका आंसर है शक्ति के अविभाज्यीकरण पर। संसदीय शासन प्रणाली शक्ति के अविभाज्यीकरण के सिद्धांत पर आधारित होती है। इस प्रणाली में कार्यपालिका यानी कि मंत्रिमंडल का गठन विधायिका के सदस्यों से होता है तथा मंत्री परिषद विधायिका यानी कि संसद के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 इज, निम्नलिखित में से किसे शक्ति का सर्वोच्च स्रोत माना जाता है? 4 ऑप्शन हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, भारत की संसद को, भारत के राष्ट्रपति को एंड भारत के संविधान को। तो जल्दी से इसका आंसर करें। तो आपका आंसर है भारत के संविधान को। भारतीय संविधान के अनुसार शक्ति के स्रोत के रूप में भारत का संविधान ही सर्वोच्च है, क्योंकि कार्यपालकीय शक्ति, विधायी शक्ति एवं न्यायिक शक्ति सभी का जो स्रोत है वो संविधान ही है। इसी कारण से इन सभी को संविधान द्वारा प्रदत्त अपने सभी अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग संविधान द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर ही करना होता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12 इज, विधि प्रशासन की व्याख्या से संबंधित विधि शास्त्री हैं ओपेनहाइम, जेनिंग्स, डाइसी और इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, डाइसी। डाइसी ने विधि प्रशासन की व्याख्या की है। डाइसी के विधि प्रशासन की व्याख्या रूल ऑफ लॉ मीन्स विधि के शासन के नाम से जानी जाती है। प्रोफेसर डाइसी के विधि शासन से तात्पर्य 3 बातों से है। नंबर 1, मनमानेपन पर अंकुश या विधि की सर्वोच्चता। नंबर 2, विधि के समक्ष समता एंड नंबर 3, संविधान जो है वो न्यायालयीय निर्वचन पर आधारित है।
नाउ द क्वेश्चन नंबर 13 इज मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अधिकतर अधिकार जो हैं वो सम्मिलित हैं। 4 ऑप्शन हैं, भारतीय संविधान के भाग 3 व 4 में, भारतीय संविधान के भाग 1 व 5 में, भारतीय संविधान के भाग 8 में और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 308 व 311 में। सो लेट्स आंसर। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भारतीय संविधान के भाग 3 यानी कि मूल अधिकार व भारतीय संविधान के भाग 4 यानी कि नीति निर्देशक तत्वों में। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14 इज संविधान के कौन से भाग की व्याख्या न्यायालय द्वारा की जा सकती है? 4 ऑप्शन हैं, प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत और विदेशी राज्यों से की गई संधियां। सो लेट्स आंसर। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मूल अधिकार। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु सुप्रीम कोर्ट को अधिकारता प्रदान करता है। अतः मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्यवस्था की जा सकती है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 भारतीय संविधान को प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से स्वयं ही एक फंडामेंटल राइट है, जबकि आर्टिकल 37 के अधीन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा गया है कि यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15 इज शिक्षा के अधिकार से संबंधित मौलिक अधिकार संविधान में जोड़ा गया है किस संविधान संशोधन के द्वारा? 4 ऑप्शन हैं, 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा, 85वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। तो जल्दी से आंसर कीजिए। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। इसके अधीन 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया। इसके द्वारा आर्टिकल 45 के स्थान पर एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। इसके द्वारा भाग 4 का में एक नया मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A के भी जोड़ा गया, जो संविधान में उपबंध करता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के संरक्षक और माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वे उन्हें शिक्षा का उचित अवसर प्रदान करें। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16 इज निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य नहीं है? 4 ऑप्शन हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र संघ, CSIR, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लखनऊ एंड संघ लोक सेवा आयोग। तो जल्दी से इसका आंसर करें। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र संघ। संविधान के आर्टिकल 12 में परिभाषित राज्य संघ के अंतर्गत भारत सरकार एवं संसद, राज्य सरकार एवं विधानमंडल तथा सरकार की संप्रभु शक्ति का प्रयोग करने वाले स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी आते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय का जो छात्र संघ है सरकार द्वारा न तो नियुक्त होता है और न ही शासकीय शक्तियों के प्रयोग हेतु अधिकृत है, अतः यह राज्य के अंतर्गत नहीं आता। फ्रेंड्स, मैंने अनुच्छेद 12 के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, वो चाहें तो आप उसे देख सकते हैं। इससे आपका जो कंसेप्ट है आर्टिकल 12 के बारे में पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि आर्टिकल 12 में राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत किसे किसे शामिल किया गया है। तो आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17 इज राज्य शब्द के अंतर्गत न्यायपालिका भी सम्मिलित की जा सकती है। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा निम्नलिखित में से किस केस में दिया गया है? AR अंतुले वर्सेस SR नायक, नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य, सभाजीत बनाम भारत संघ एंड टेकराज बनाम भारत संघ। जल्दी से इसका आंसर करें। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, AR अंतुले वर्सेस SR नायक। सुप्रीम कोर्ट ने AR अंतुले वर्सेस SR नायक के केस में नरेश बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस को ओवररूल किया और ये कहा कि न्यायपालिका भी संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थों में राज्य शब्द में सम्मिलित की जा सकती है। AR अंतुले वर्सेस SR नायक के बाद में यह भी निर्धारित किया गया कि न्यायालय ऐसे आदेश या निर्देश नहीं दे सकता जो नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हों। इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 12 के अधीन राज्य शब्द में न्यायपालिका भी सम्मिलित की जा सकती है, लेकिन जब तक नरेश बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के निर्णय को उलट नहीं दिया जाता तब तक स्थिति पूर्ववत बनी रहेगी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 18 इज निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि हाई कोर्ट आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है? तो 4 ऑप्शन हैं, शंकरी प्रसाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य और इनमें से कोई नहीं। सो लेट्स आंसर।
तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य। नाउ द क्वेश्चन नंबर 19 इज, संविधान के आर्टिकल 12 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन राज्य नहीं है? जीवन बीमा निगम, भारत का स्टेट बैंक, दिल्ली विश्वविद्यालय, NCERT। तो लेट्स आंसर। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, NCERT। चंद्रमोहन खन्ना वर्सेस NCERT के केस में टेकराज बनाम भारत संघ के निश्चय का अनुसरण करते हुए यह भी निर्धारित किया गया कि NCERT आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 20 इज, संविधान के निर्वचन में प्रथम बार भविष्यलक्षी विनिर्णय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वाद में लागू किया गया? 4 ऑप्शंस हैं। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य, A.K. गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य, चरणजीत लाल वर्सेस भारत संघ। तो जल्दी से इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। संविधान के निर्वचन में प्रथम बार भविष्यलक्षी विनिर्णय का जो सिद्धांत है वो सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य के केस में लागू किया। इसके अनुसार निर्णय का प्रभाव केवल भविष्यलक्षी होगा तथा जितने संशोधन हो चुके हैं आर्टिकल 13 के संदर्भ में ये सभी विधिमान्य रहेंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 21 इज, निम्नलिखित में से कौन सा वाद आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित है? भीकाजी वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य, केशव माधव मेनन वर्सेस बॉम्बे राज्य, भारत संघ वर्सेस नवीन जिंदल, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। सो लेट्स आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिस मीन्स आच्छादन का सिद्धांत भारतीय संविधान के आर्टिकल 13 के उपखंड 1 में निहित है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य के प्रकरण में आच्छादन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इसके अनुसार संविधान पूर्व विधियां संविधान लागू होने पर उस मात्रा तक अवैध होंगी जहां तक वे मूल अधिकारों से असंगत हैं। ऐसी विधियां प्रारंभ से ही शून्य नहीं होती हैं, बल्कि अधिकारों के प्रवर्तित हो जाने के कारण वे मृतप्राय हो जाती हैं और उनका प्रवर्तन नहीं किया जा सकता। ऐसे कानून बिल्कुल लुप्त नहीं होते, वे केवल मूल अधिकारों द्वारा आच्छादित हो जाते हैं और सुषुप्तावस्था में रहते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहें तो मैंने आर्टिकल 13 पर एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। इससे आपका डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिस का ये जो कंसेप्ट है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 22 इज, न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? 4 ऑप्शंस हैं, आर्टिकल 11, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 15। सो लेट्स आंसर। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आर्टिकल 13। न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भारतीय संविधान के आर्टिकल 13 में निहित है। वास्तव में संविधान के आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 में स्पष्ट होता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती या न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी, अर्थात उसकी विधि मान्यता को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। आर्टिकल 13 का क्लॉज 3A के अनुसार विधि के अंतर्गत भारत में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा आती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 23 इज, एक पंथ निरपेक्ष राज्य, 4 ऑप्शन हैं, धर्मों को प्रोत्साहित करता है, धर्मों को एकत्रित करता है, धर्मों को हतोत्साहित करता है, धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है। सो लेट्स आंसर इन कमेंट बॉक्स। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है। पंथ निरपेक्ष राज्य का अभिप्राय है कि राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थता और निष्पक्षता का व्यवहार करेगा। पंथ निरपेक्ष शब्द को भारत के संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्ष राज्य वह है जो किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता, बल्कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है और उसको समान संरक्षण प्रदान करता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 24 इज, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित नहीं है? तो 4 ऑप्शंस हैं, पृथक्करणिकता का सिद्धांत, तत्व और सार का सिद्धांत, आधित्याग का सिद्धांत और आच्छादन का सिद्धांत। तो जल्दी से इसका आंसर करें। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, तत्व और सार का सिद्धांत। भारतीय संविधान के आर्टिकल 13 में 3 सिद्धांत शामिल हैं। नंबर 1 पृथक्करणिकता का सिद्धांत, नंबर 2 आधित्याग का सिद्धांत, नंबर 3 आच्छादन का सिद्धांत। जबकि तत्व और सार का सिद्धांत विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अन्य विधानमंडलीय के क्षेत्र में लागू किए जाने से संबंधित है। तत्व और सार का सिद्धांत अनुच्छेद 246 से संबंधित है।
नाउ द क्वेश्चन नंबर 25 इज कथन जो प्रत्यक्षता नहीं किया जा सकता वह अप्रत्यक्षता भी नहीं किया जा सकता किस सिद्धांत से संबंधित है। तो 4 ऑप्शंस हैं, तत्व और सार का सिद्धांत, विवक्षित शक्ति का सिद्धांत, पृथक्करणीयता का सिद्धांत और आभासी विधायन का सिद्धांत। तो लेट्स आंसर। आपके इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आभासी विधायन का सिद्धांत। आभासी विधायन के सिद्धांत का नीतिगत आधार ये है कि जो प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता उसे परोक्ष रूप से भी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। नाउ द क्वेश्चन ऑफ द सीरीज इज, निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्धारित किया कि आर्टिकल 368 के अधीन संविधान का संशोधन आर्टिकल 13 के अंतर्गत विधि है। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य, सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य, शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ एंड केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, मैं आपको नेक्स्ट सीरीज में इसका आंसर बताऊंगी। So friends, thanks for watching this series. Please like, share, subscribe, comment and press the bell icon. And bye bye.